नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और सुबह के 10 बजने वाले हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरें इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश में सियासी फिजा की। जी हां, तमाम दल जो हैं उनकी नजर ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर इस समय लगी हुई है और सारे लोग, जितने भी सियासतदान हैं, वो सब के सब इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो फिजाएं हैं वो सियासी हैं और ओबीसी को साधने के लिए भले ही सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सब अपने अपने जोड़ तोड़ लगा रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी की कमान यूपी में पिछड़े समुदाय के हाथों में देने की कोशिश भी है और इसी फहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वोट बैंक पर नजर रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। उन्होंने सारे मंत्रालयों को यह कहा है कि मेडिकल सीट्स में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी आरक्षित सीटों का जो भी विवाद है उसे सुलझा लिया जाए। पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर लगातार बीजेपी काम कर रही है और न सिर्फ बीजेपी बल्कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो भी सब इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मोदी सरकार का बड़ा फैसला क्या है? एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस और एमडीएस छात्रों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। 2011 से 2022 का जो सत्र रहेगा उसमें मेडिकल कोर्सेज के छात्रों को आरक्षण मिलेगा। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को यह आरक्षण होगा 27% और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा 10%। तो मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है और क्योंकि चुनावी साल आने वाला है तो जाहिर है हर फैसले को चुनाव से जोड़कर या रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ये बड़ा फैसला हुआ है। मेडिकल के कोर्सेज जितने भी हैं उनमें ये आरक्षण छात्रों को मिलने जा रहा है। ओबीसी के छात्र वो 27% आरक्षण पाएंगे और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें ये आरक्षण 10% का मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में वोटर्स की तादाद कितनी है? देखिए, तकरीबन 42%, 41.5% आबादी उत्तर प्रदेश में ओबीसी की है, जिसमें बहुत सारी जातियां शामिल है। 21% आबादी दलितों की है। 21 से 22% आबादी ये दलितों की मानी जाती है। 18.5% आबादी मुस्लिमों की है और 19% लोग हैं जनरल कोटे में, यानी कि सवर्ण लोग हैं जो आरक्षित नहीं है। 9% यादव है। ओबीसी में कौन कौन सी जातियां, अब ये देखिए, 9% यादव है, 32.5% बाकी ओबीसी में जातियां हैं, वो कुर्मी हैं, पटेल हैं, बहुत सारी जातियां हैं, राजभर है, ये सारी जातियां, निषाद है, सबको हिस्सेदारी देने की कोशिश है। मोदी सरकार में पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में जो हुआ था उसमें ये खबरें लगातार सुर्खियां बने थे। अनुसूचित जाति के 12 मंत्री हैं। कैसे सबको हिस्सेदारी देने की कोशिश है? अनुसूचित जनजाति के 8 मंत्री मोदी कैबिनेट का काउंसिल का बल्कि कहा जाए हिस्सा है। अल्पसंख्यक समाज से 5 मंत्री हैं। उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं वहां से 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। और मेरे सहयोगी अश्विनी द्विवेदी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लें। अश्विनी, निश्चित तौर पर देखिए, ओबीसी वोट बैंक इस समय सबसे बड़ा वोट बैंक सबको नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम हैं, फिर दलित हैं, फिर ब्राह्मण वोट बैंक है। साधने की कोशिश तो सबकी सबको है, लेकिन ये जो ओबीसी वोट बैंक है ये काफी तादाद में है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है, प्रतिशत बहुत ज्यादा है। ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो फैसला हुआ है मेडिकल कोर्सेज में 27% आरक्षण मिलेगा पिछड़ी जातियों को और 10% आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, इसे कैसे समझा जाए? क्या वाकई कहीं ना कहीं चुनावी गणित को साधने की कोशिश मानी जाए क्या? बिल्कुल, अगर बात करें जो मेडिकल कोर्सेज में 27% का आरक्षण लागू हो रहा है, इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। जो ऑल इंडिया कोटा 1986 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तब भी सही माना जाएगा। दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगभग 50% ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं जिनका वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए सहित तमाम प्रदेश जो प्रदेश चुनाव होना है वहां पर है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए जो 27
10% आरक्षण ओबीसी कोटा के लिए लागू किया गया, साथ ही साथ 10% जो ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लागू किया है। निश्चित तौर पर यह जब आरक्षण लागू होगा तो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज है, उसमें लगभग 1500 स्टूडेंट होंगे जिनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं जो यूजी के पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं लगभग 2500, उनको इसका फायदा मिलेगा। अब ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर राजनीतिक तौर पर देखें, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार इसको लेकर के मांग कर रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के पास वो गए थे, तमाम जो ओबीसी को जो सांसद है, मंत्री, वो भी गए थे। उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि ओबीसी कोटा है इसको लागू किया जाए, क्योंकि एससी एसटी का कोटा लागू है लेकिन ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो नहीं मिल रहा था। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इस पर हाई लेवल बैठक भी की थी और तमाम जो मंत्रालय जुड़े हुए थे उनसे रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। नए जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रधान, उन्होंने 12 जुलाई को जब नीट की एग्जाम की डेट डिक्लेयर की थी, तब माना जा रहा था कि इस बार भी बिना आरक्षण के पूरा जो ये एग्जाम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो ओबीसी कोटे के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो लगातार सक्रिय थे, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जिसको खींचने की भाजपा हर कोशिश कर रही है। क्योंकि तमाम अन्य पार्टियां, चाहे सपा की बात करें या अन्य पार्टियों, सपा में जो यादव वर्ग का वोट है वो तो उनका फिक्स माना जाता है, लेकिन जो बाकी लगभग 40% के आसपास जो वोटर्स ओबीसी हैं उनको लुभाने की हर मुमकिन कोशिश भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन इसमें एक दांव अगर देखा जाए तो भाजपा ने मार दिया, क्योंकि नीट एग्जाम होना, नीट एग्जाम हालांकि कुछ निश्चित स्टूडेंट ही देंगे, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं ओबीसी जो वर्ग के लोग उन पर पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे अरसे से लड़ाई लड़ी जा रही थी और अब उसको सही समय पर सरकार ने उसको इस्तेमाल किया है और उसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाला, उत्तराखंड चुनाव होने वाला, उसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करें जिस तरह से पूरा वाकया हुआ, लगातार कई बार बैठकें हो चुकी इससे पहले भी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये असर दिखाई नहीं देता था कि आरक्षण लागू होगा। लेकिन ठीक 6 महीना पहले चुनाव से, क्योंकि इसके बाद नीट का एग्जाम नहीं होना, अगले साल ही होगा, ऐसे में ये आरक्षण लागू होना वाकई में स्टूडेंट्स के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाए, मास्टर स्ट्रोक माना जाए। अश्विनी, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। इस समय सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी जी, थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मास्टर स्ट्रोक माना जाए बीजेपी का इस कदम को? नहीं, मास्टर स्ट्रोक मानिए या मजबूरी मानिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करने की है, लेकिन आप जब सरकार में आ जाते हो तो आरक्षण खत्म करने का पूरा प्रयास करते हो। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो योगी जी ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तब आपको पिछड़े और दलित याद आ रहे हैं, तब आपको आरक्षण याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा दलित समझ गया है कि आपकी जो संकुचित, कुंठित सोच है भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े और दलितों के प्रति, अब वो किसी चक्कर में आने वाला नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोक मारे, असली स्ट्रोक तो पिछड़े और दलित उत्तर प्रदेश में 2022 में मारेंगे, तब बीजेपी को समझ में आएगा। जी, लेकिन बहुत सारे फैसले, देखिए सियासत है सुनील जी, कई दफा बड़ा दिलचस्प हो जाती है कि हम वही काम करें तो ठीक, लेकिन दूसरे काम करें। गाना भी है, हालांकि गाना मैं ऑन एयर आपको नहीं बता सकती कि भाई हमने किया तो ठीक है, दूसरे कर रहे हैं तो गलत है। सियासत तो सबको करनी है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने ये कहा कि आप टाइमिंग देखिए कि अभी वो कह रहे हैं हम देंगे और चुनाव जीत गए तो भी कह देंगे नहीं देंगे। ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया 69,000 शिक्षक भर्ती में, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा राज्य आयोग ने माना कि योगी जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया। तो इसका मतलब आपकी जो सोच है वो पिछड़े और दलित विरोधी है। आपकी सोच क्योंकि चुनाव में इसलिए नहीं चलनी है कि पिछड़ा और दलित बड़ी संख्या में है, आप उसको इग्नोर करके आप चुनाव लड़ने नहीं जा सकते हैं। तो आप एक बार फिर उनको गुमराह करने के लिए ये बात कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इस समय मेरे साथ, आपकी बात का उनसे रिएक्शन ले लें। हरीश जी, बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर आपका। और आपने सुना होगा सुनील सिंह साजन क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा है, सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश है, चुनावी साल है इसलिए फैसला है और बाद में आप मुकर जाने वाले। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, केंद्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने नीट में जो आरक्षण देने का काम किया पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो अभिनंदनीय है और उससे लोगों में एक बड़ी प्रसन्नता आई है। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको
ये जो आरक्षण दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, इसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है, सब लोग इसका अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो केवल राजनीतिक आईने से देखते हैं, उनके लिए ये चुनावी निर्णय हो सकता है, लेकिन चुनाव केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा, पूरे देश में नहीं। ठीक है सर, मैं जरा सुनील जी से पूछ लूं। सुनील जी, विरोध सिर्फ सियासी है, जवाब दे दीजिए, फिर हरीश जी के पास जाएंगे, उनसे जवाब लेंगे। नहीं, मैं तो हरीश जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ने नीट में पहली बार आरक्षण दिया है या पहले रोका बाद में दिया है? हम आपको ऑक्सीजन आपको मिल रही है, हम रोक दें और उसके बाद अपना समय आने पर फिर खोल दें, कहना भाई हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप ले लो। आप हरीश जी से ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती वाले धरने पर इको गार्डन में बैठ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? क्योंकि उनका आरक्षण योगी जी ने छीना है। तो आप बताइए, एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी आरक्षण देना चाह रहे हैं और एक तरफ योगी जी आरक्षण पी लेना चाह रहे हैं, तो इसमें बुरा कौन है? प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर दी हमने, कहा चलिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। योगी जी को क्या कहेंगे ये हरीश जी बताएं। हरीश जी, बड़ा सवाल है आपकी तरफ सुनील सिंह साजन का। देखिए, सुनील सिंह साजन जी एक सुधी प्रवक्ता भी हैं और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य भी हैं। उनको इस बात का पूरी जानकारी है कि आदरणीय योगी जी की सरकार बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करती है और वो 73,000 चाहे शिक्षक भर्ती में आरक्षण का विषय हो या अन्य कोई विषय हो, अगर कोई तर्कसंगत बात किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको एड्रेस करने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जानकारियां सुनील साजन जी के पास होगी वो उसमें सच्चाई नहीं होगी। आरक्षण का विषय हो या किसी के साथ न्याय का विषय हो, योगी जी की सरकार तत्काल फंक्शन करती है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अगर जानकारियों का अभाव होगा तो मैं उस विषय को लेकर के पूरी जानकारी लेके सुनील सिंह साजन को दे दूं। तो सुनील जी ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, सुनील जी ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों नजर आता है, दोहरा बर्ताव क्यों नजर आता है? ये सुनील सिंह साजन का ही सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप। कोई दोहरा मापदंड नहीं है, क्योंकि दोहरा जो सोच है समाजवादी पार्टी की, इसलिए उनको नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की दोहरी सोच है। सुनील सिंह साजन, एक तरफ आपको वो कह रहे हैं कि आप कुशल प्रवक्ता हैं, आप सम्मानित एमएलसी सदस्य हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व दोहरा है, आपकी सोच दोहरी है, आपकी मानसिकता दोहरी है। ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है जी, और ये झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी जानकारी गलत है हरीश जी, आप इको गार्डन चले जाइए, अभी भी नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं वहां, भूखे प्यासे बैठे हैं, पुलिस धमकाती है, डराती है, FIR लिखती है, लाठीचार्ज करती है। तो आप अपने घर से निकलिए, इको गार्डन पहुंच जाइए, तो आपको योगी जी की गलत नीति समझ में आ जाएगी। तो आप योगी जी की केवल प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। अगर योगी जी उनको अभी भी आप सरकार में आप कह दो कि हम पुनर्विचार करके हम आपका आरक्षण देकर के आपको नौकरी देंगे, कौन रोक रहा है? सवाल तो हरीश जी महत्वपूर्ण है। देखिए, इतने सारे सवाल आपसे पूछ लिए गए, लेकिन आप क्यों उन तमाम लोगों पर नहीं आ रहे जिन पर सुनील सिंह साजन सवाल पूछ रहे हैं? विपक्ष का सवाल है, जवाब दे दीजिए, तर्कसंगत जवाब दीजिए। 69,000 शिक्षकों का मामला निश्चित तौर पर बड़ा मामला तो है ही ना सरकार के लिए। क्या आपका स्ट्रैटेजी आगे रहने वाली है उनको लेकर? हरीश जी सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का वायदा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत न्याय प्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनकी समस्याओं का समाधान वो सुनिश्चित करने का अनुग्रह अवश्य करेंगे। चलिए, आश्वासन दे रहे हैं हरीश जी। और सुनील सिंह साजन जी, आपका सवाल पूछना व्यर्थ नहीं गया, आश्वासन आपको मिला है कि जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश होगी। न्यूज़ वन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर यह आश्वासन हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता का। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका बातचीत के लिए। सुनील सिंह साजन, आपका भी जुड़ने के लिए बेइंतहा शुक्रिया। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, अश्विनी आपका भी शुक्रिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, लगातार भारतीय खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और इस बीच खबर ये मिल रही है कि भारतीय बॉक्सर सतीश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उनसे मेरे सहयोगी ने उनके परिवार वालों से न्यूज़ वन इंडिया ने बातचीत करने की कोशिश की है। सुनाते हैं आपको ये पूरी बातचीत, कितने खुश हैं परिवार वाले।
ओलंपिका में सतीश ने क्वार्टर फाइनल में बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और ज़्यादा बातचीत करने के लिए उनके पिता और उनकी माँ हैं, उनसे बात करेंगे। महसूस कर रहे थे कि हमारा बच्चा मेडल लेकर आएगा और जरूर जीतेगा। हर लोग जितने भी यहाँ 150-200 आदमी बैठे थे सभी के यही ही कि भाई मेडल लिएगा, आवेगा और जीतेगा, इस गेम में जरूर जीतेगा। यही है मतलब करने को, और सभी ये खुशी मना रहे हैं कि देश का नाम रोशन करेगा। अच्छा, जिस टाइम गेम चल रहा था, गेम के दौरान आपके दिल में क्या था? और लास्ट टाइम जब सतीश वहाँ से गया था और बात भी करी होंगी, मैच शुरू होने से भी पहले बात हुई हो, जो गेम चल रहा था और गेम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है सतीश ने, आप कैसे क्या कहना चाहते हैं? बेटा देश के लिए मेरा मेडल लेकर आए और अच्छा काम कर रहा है और पहले से ही बहुत लगन थी उसे। ये थे हमारे साथ में सतीश के परिवार के पिता और माँ हैं। उन्होंने साफ साफ कहना है कि सतीश एक ना एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। जिस तरीके से उनका जनरली कुछ और थी, कुश्ती में उनका अपना फील्ड बनाना चाहते थे, वो यहाँ से निकल के गए। एक किसान का बेटा होने के नाते अब देश के लिए खेल रहे हैं। कैमरा पर्सन मुशीर के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। तो 4 अगस्त को सुबह 10 बजे सतीश कुमार का ये मुकाबला खेला जाना है, क्वार्टर फाइनल खेला जाना है और न सिर्फ उनके माता पिता, न सिर्फ उनके परिवार के लोग, बल्कि पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि सतीश कुमार इस मुकाबले में क्वालिफाई करेंगे। अगली खबर जिला हॉस्पिटल से, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी के नाम पर फार्मासिस्ट ने गरीब परिवार से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। 50,000 देने के बाद में फिर 10,000 रुपये की डिमांड हुई। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनमें रिश्वत मांगी जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है क्योंकि ये वीडियो वायरल हो गया है। देखना यह है कि उच्च अधिकारी जो हैं, हायर ऑफिशियल, इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरह की कड़ी कार्रवाई सामने आती है। 2000 की क्या तो कितने के क्या 10,000। अरे सर लेके 50,000 की? अरे बेचारे कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है। अरे साहब लॉक लग रहा है, लॉक लग रहा है मेरा, लॉक लग रहा है सर। रिकॉर्डिंग क्यों करूँगा सर मैं आपकी? अरे जो दे पहले बात तो कर गया। ठीक है 2000 की तो हम लोग दारू पी के स्पेशल तो वो तो निकल आएगा। 2000 की क्या होगा? 2000 रुपये भेजे तो कितने के क्या होगा? 10,000। अरे सर ये भी लेके फिरोजाबाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी के नाम पर 50,000 रुपए मांगने का एक फार्मासिस्ट का वीडियो वायरल हुआ है। पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीएमएस जिला अस्पताल के हंसराज जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ये पूरा मामला है और अब तक क्या आपकी जानकारी में आया है? मैंने अभी तक वीडियो मैंने देखी नहीं है, पर लोगों से सुना जरूर है, कुछ विभागीय लोगों से और कुछ अस्पताल के लोगों से सुना है कि इस तरह का प्रकरण जो है हुआ है, जिसमें किसी फार्मासिस्ट को पैसे मांगते हुए उसमें फोटो आई है उसकी, और साथ में डॉक्टर भी हैं जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो हमने चूंकि देखा कहीं हमारे विभाग से, जिला अस्पताल से संबंधित तो नहीं है, तो हमारे जिला अस्पताल से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ये फिरोजाबाद चिकित्सालय के सीएमएस थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी लोग हैं गलत करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मामला सीएमओ ऑफिस से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं, डॉक्टर और फार्मासिस्ट बताए जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ फौरन होगी वापसी।